नमस्कार दोस्तों, हरियाणा टुडेज 24 पर आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर निताशा भारद्वाज हैं और आज आपके स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं या हमारा खान पान है, उसके ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाए। आखिर मुख्य रूप से क्या कारण होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते या भोजन करते हैं तो उसको खान पीन के बाद आदमी का जो शरीर है वो किस लिए, कैसे, कौन से अंग हैं जो वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए। जी नमस्कार डॉक्टर निताशा, स्वागत है आपका। हमें बताएं कि आम जो आदमी है जीवन में कोई भी है, देखा जाए तो सबकी कहीं ना कहीं पाचन शक्ति या तो उनकी कमजोर हो रही है या उनका कुछ खान पीन ऐसा हो रहा है, उसके बारे में जरा क्या कहेंगे आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर निताशा भारद्वाज, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्मा सेंटर, सुभाष कॉलोनी से। आजकल देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सारी बीमारियां हमारी, उसका मेन कारण हमारी पाचन शक्ति का डिस्टर्ब होना है। से आयुर्वेद के अनुसार अग्नि, अगर हमारी जो डाइजेशन पावर है वो वीक हो गई है तो हम हर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं डाइजेशन वीक होने के, जैसे कि हमारा समय पर खाना ना खाना। हमारे आयुर्वेद में बड़े अच्छे से बताया गया है कि हमें विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग खट्टी चीज़ों के साथ दूध ले लेते हैं या मछली के साथ दूध ले लेते हैं, उससे स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी वो हो जाती हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है डाइजेशन का वीक होने का वो यह है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया आज की डेट में। तो सबसे पहले तो हमें उस पर काम करना चाहिए। स्ट्रेस को तो देखो, जब हम सोचते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है तो सोच के तो स्ट्रेस नहीं लिया जाता। किसी भी काम को लेके या किसी हमारे वर्क प्लेस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके हो जाता है, तो उसको दूर भगाने के लिए पहले तो आपको योगासना वगैरह, प्राणायाम वगैरह, तनाव मुक्त होना बहुत जरूरी है। और मानसिक रूप से जो हमारा आदमी, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी तनावग्रस्त है। तनावग्रस्त होने से पहले तो इतना प्रेशर नहीं होता था, पढ़ाई का नहीं होता था मतलब इस तरह से नहीं होता था कि 99% में कुछ मानसिक तनाव ज्यादा हो गया है। तो वो सबसे बड़ा कारण हो गया है। मतलब अब कहा जाए तो 98% बीमारियां हमारी तनाव से ही हो जाती है। दूसरा ये हमारे खान पान में एडल्ट्रेशंस बहुत हो गई है। हमारा जो पेस्टिसाइड्स बहुत हो गए हैं। पहले तो हम जो भी खा रहे हैं, हेल्दी फूड भी खा रहे हैं, हाँ हेल्दी भी खा रहे हैं, उसके अंदर भी इतना कुछ मतलब पेस्टिसाइड्स का वो है, मिलावटें बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से फिर वो छोड़ के, हेल्दी छोड़ के अनहेल्दी की तरफ चल। इजीली अवेलेबल है सब कुछ, जंक फूड इजीली अवेलेबल है। बच्चे हमारे फटाफट से वो चिप्स, कुरकुरे, बर्गर एंड ऑल वो खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चों को तो क्या, हम लोग खुद भी, बड़े भी इवन के वीकेंड्स मनाते हैं। वीकेंड्स में पहले तो कभी कोई शादी विवाह वगैरह में ही हमें ये सब अवेलेबल होता था, लेकिन आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। ज्यादातर जो मैदा मैदा वाले प्रोडक्ट, तो मैदा वाला जो प्रोडक्ट है उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि 3 जहर बताए गए हैं। एक तो 3 सफेद जहर, एक मैदा हो गया, एक आपका नमक हो गया, एक चीनी होगी। चीनी तो बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजरस है। हम तो कहते हैं कि सबको ही बंद कर देनी चाहिए। आप रॉ शुगर ले लो, आप गुड़ यूज कर सकते हो। और मतलब चीनी को तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें सल्फर डाला हुआ है। तो जैसे इवन की कैंसर, हाँ वो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए बाहर के प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना चाहिए हमें। और हमें अपनी जीवन शैली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तनाव मुक्त होने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, इसका सहारा लेना चाहिए। हम तो सबको, जो हमारे पेशेंट्स भी आते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने आप को घर से ही, अपने शरीर को अपने आप से ही ठीक करने की कोशिश करो, अंदर से ही, वहीं से कि योग से, प्राणायाम से आप ठीक करो। फिर नहीं होता, फिर हमारे पास किचन रेमेडीज आती हैं। सब जो लोग, आपने जैसे अभी बताया कि हमें मानसिक तनाव में, देखिए जितने भी वर्किंग पर्सन है, हर इंसान है, चाहे घर की गृहिणी भी क्यों ना हो, उसको भी कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव रहता है
कि घर में आज ये चीज खत्म है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये समय पर काम करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उनके आने से पहले खाना तैयार करना है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े साफ करने, तो कई बातों को लेकर के उनको मानसिक तनाव महिलाओं को भी बहुत ज्यादा रहता है, पुरुषों में भी रहता है, बच्चों में भी रहता है। आपने कहा उनको दूर करने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी ज्यादा जरूरी आवश्यक है। अगर हम व्यायाम मान लिए कि हर आदमी नहीं करता, बहुत कम है, 2% 5% होंगे जो लोग आज के युग में व्यायाम योगा करते हैं या अदरवाइज हल्का फुल्का व्यायाम भी करते हैं, सैर करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सैर भी नहीं कर पाते, या हो सकता है कि उनके पास समय का अभाव है या उनका शारीरिक रूप से कुछ कष्ट है, वो ज्यादा नहीं कर पाते। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, ये जी देखिए, व्यायाम नहीं कर सकते, ये तो खैर हमारी एक मिथ बना ली है हमने कि हमारे पास समय नहीं है। हम अगर अपने शरीर को समय नहीं दे पाते तो फिर कहाँ समय देंगे, किस चीज़ को समय देंगे। अगर चलो व्यायाम वाला पार्ट निकाल देते हैं, वैसे मैं उसके लिए कभी भी एग्री नहीं होती कि वो व्यायाम वाला पार्ट हम निकाल दें कि वो नहीं करना है। वो बहुत ज़रूरी है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य है और हमारा यही आता है। अगर मानसिक मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अब वही आप बात कर रहे हो घरेलू महिलाएं, आप जो कह रहे हैं कि व्यायाम ही हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। जी जी जी, मैं सहमत हूँ आपसे, हमारे दर्शक भी सहमत होंगे। जो लोग सुबह की सैर करते हैं या व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उन लोगों को अपने आप एक नई ऊर्जा जो मिलती होगी, उसकी शारीरिक ऊर्जा मिलती है। उतना ही उनका जो जहनियत, जो उनका मानसिक तेज है, वो उतना ही ऊर्जावान होता है। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसको नींद अच्छी आती है, वो थकावट कम होती है। ऐसे में एक वो करना तो एक अच्छी बात है। मैंने सिर्फ सवाल ये किया कि जो लोग मान लो किसी कारणवश, तो वो कुछ थोड़ा सा समय अपने शरीर को जरूर अवश्य दे, यही आप कह रहे हैं। जी जी जी, है ना। अगर हम अपने शरीर को समय नहीं देंगे तो कल वो शरीर भी आपको समय नहीं देगा संभलने के लिए। तो उसके लिए आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन। जी जी ठीक है, मैं यही कहूँगी कि आप अपना सबसे जरूरी है कि खान पान ठीक रखें। तो पहले हमने वहीं से शुरू किया था कि हमारा खान पान ठीक रहना चाहिए। ठीक रहने में क्या करना है, अभी हमें जंक फूड, फास्ट फूड बाहर का बिल्कुल ही अपना भी और बच्चों का बिल्कुल बंद। मान लीजिए सुबह ही उठता है इंसान, जी, तो सबसे पहले उठते ही क्या करना है? सबसे पहले उठता है परमात्मा का शुक्र, हाँ, निवृत्त होकर परमात्मा का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने हमें ये दिन दिया। और बहुत ही उससे कि हम अगर हम उससे परमात्मा से जुड़ के आगे बात करते हैं तो फिर तो हमारी शक्तियाँ वैसे बढ़ जाती हैं। हर काम करने की, हर करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है हमारी। बीमारियां आती भी हैं तो हम उसको बहुत आसानी से दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उठते ही पानी लेना चाहिए। वो वैसे तो नॉर्मली जो जल सेवन करते हैं नॉर्मली प्लेन वाटर कर लेते हैं तो बेटर रहता है। थोड़ा सा उसमें रात को जैसे मौसम के अनुसार वैसे तो कि हल्का सा कुछ जीरा या मेथी या कुछ भी उसको हल्का फुल्का डिटॉक्स बना के 2 पत्ते तुलसी के डाल दिए जाए। ज्यादातर लोगों में अब थोड़ा सा अवेयरनेस होने लगी, लोग करने लगे, ताम्र पत्र ले लेते हैं। ताम्र पत्र ले लेते क्या जरूरी आवश्यक है कि ताम्र पत्र हो? वो भी एक पार्ट होता है, पर ताम्र पत्र बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं यूज करना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो लोग आपस में पूछ के सब कुछ कर लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। हर किसी के लिए हर किसी तरह का घर का जो हमारा ये किचन रेमेडीज हैं वो परफेक्ट नहीं होती हैं किसी के लिए। अब आपके लिए मैं बोलूँ कि आपका अगर स्टमक डिस्टर्ब रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, तो आप त्रिफला का पानी लेना शुरू कीजिए सुबह। और अगर इंडाइजेशन रहती है, आपको अफारा टाइप रहता है, तो हम थोड़ा सा जीरे का पानी बोलेंगे आपको। आप डायबिटिक हैं तो फिर हम आपको मेथी के लिए बोलेंगे कि हल्का सा मेथी। कि हर चीज हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती है, इसीलिए बोला जाता है कि मैं अपने दर्शकों को बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब, ये बड़ा ध्यान से एक बार फिर से नोट कर लें। यदि आपको शुगर है तो आपको क्या करना है? उठते ही आपको निवृत्त होकर के किस चीज का
पानी कैसे सेवन करना है, बैठ करके क्या तरीका है उसका जल सेवन करने का। और यदि आपको डायबिटीज है, कोई और ब्लड प्रेशर है, किसी अन्य तरह की कोई आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टर साहब एक बार फिर से बता दें प्लीज। जी, अगर तो कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है आपको, तो फिर आप हल्का सा त्रिफला डाल के आधा चम्मच 2 गिलास पानी में उसको हल्का सा गुनगुना रात को रख ले। हाँ, रात को भिगो लें। किसी भी ये नॉर्मल बर्तन में भी नॉर्मल बर्तन में, कांच के बर्तन में रख सकते हैं या स्टील का जो भी है उसमें। मिट्टी के रखेंगे तो और बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी के बर्तन में हम लोग तो वही कहेंगे। फिर मटके का पानी पहले बहुत यूज मटके होता का पानी यूज होता था, अब भी लोग उस पे वापस आ रहे हैं मटके के पानी को यूज करने के लिए। और ये उसको ना अगर रोज करना होता है इस पानी को, हमें उसको बॉयल करने की जरूरत नहीं होती। लोगों को ये होता है गिलोय का पानी उबाल के पीना शुरू कर दिया तो उसको वो काढ़ा बन जाता है। काढ़े को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म में आप काढ़ा ही लेते जा रहे हो, फिर उसके हार्म इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी अंदर से बर्न होना शुरू हो जाता है, स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता, तब तक बिगड़ जाती है बात जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बेटर रहता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप सिंपल सोक करो पानी को 10 घंटे 8-10 घंटे सोक करके किसी भी चीज को, जैसे कॉन्स्टिपेशन में हम त्रिफला का पानी लेंगे और उसको सोक किया और हल्का सा गुनगुना बनाया, क्योंकि सुबह हर कोई ठंडा पानी नहीं पी सकता है। जैसे अभी तो चलो वेदर ठीक है, देन नॉर्मल ले सकते हैं, हल्का सा उसमें रस आएगा देन वो ले लीजिए। यदि सर्दी का मौसम है जी, तो उसमें आप उसको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लो। और दूसरा, अगर आपको थायराइड के पेशेंट्स होते हैं वो धनिया का पानी ले सकते हैं, आधा पौना चम्मच। हाँ, वो रात को पानी में भिगोने जाता है। बल्कि कुछ पेशेंट्स को जैसे शुरू में थायराइड के इश्यूज आते हैं ना, हम लोग वही रिकमेंड करते हैं उनको, सैर और योगा प्राणायाम वगैरह बताते हैं और साथ में वो पानी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल माइनस आता है, हल्का फुल्का डिस्टर्ब होता है तो उसी से 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट कि उसमें कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया ये आप ध्यान से नोट कर लें कि यदि आपको ये बीमारी है, इस तरह से थायराइड की बीमारी हो जाती है, मोटापापन हो जाता है, उसमें वो थायराइड से कई और बीमारियां भी हो जाती हैं डॉक्टर साहब। तो आपने सजेस्ट किया हमारे दर्शकों को कि धनिया का, सूखा धनिया पानी में रात को भिगो ले और सुबह उठ करके वही पानी आप बैठ करके सीधे तौर पर बैठ जाए और धीरे धीरे नीचे बैठ के लें तो बहुत अच्छा रहता है। नीचे अगर बैठ जाए, डॉक्टर ने बोला कि आप पाँव के बाद जो है वो लोगट लगा के आप बैठ जाए, तो अगर आसन के रूप में बैठ करके आप धीरे धीरे इसे वो पानी में पूरा शांत भाव रखते, कोई पीछे आपके दिमाग में काम नहीं चलना चाहिए, पहले ये करना है वो करना है, तो शांत भाव से उस पानी को ही पिएंगे तो आपके आदत नहीं होना चाहिए। डाइजेशन इश्यूज रहते हैं तो थोड़ा जीरे का पानी ले सकते हो, आप जीरा भिगो के ले सकते हो। पाचन शक्ति के लिए जीरा का इस्तेमाल किया जाता है। मेथी आप उसके लिए ले सकते हो। डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो आधा चम्मच पौना चम्मच मेथी दाना डाल के ले सकते हैं, जिनको वात की समस्या जो मधुमेह से रहते हैं। ठीक है। और जो जोड़ों के दर्द से इनसे परेशान होते हैं वो हल्का सा, अभी जैसे गर्मी है, पीक गर्मी है, तो अभी अजवाइन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फिर भी चौथाई से चम्मच का डाल के लोगे तो कोई इतना नुकसान नहीं करेगा वो पूरा। आप दोनों के लिए बता रहे हैं? वात उसके लिए अकेला अजवाइन का पानी, जैसे जोड़ों में दर्द रहता है किसी को, तो गठिया वगैरह रहता है, थोड़ा सा अजवाइन का पानी ले सकते हैं, मेथी अजवाइन दोनों भी डाल सकते हैं। तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे। चलो ये तो छोटी छोटी बात है कि आप घर पे कर सकते हो, कई बार होता है कि नहीं समझ आ रहा, कुछ जितनी फैसिलिटीज मिली हैं हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं, कि आके कभी तो हम बड़े आराम से उनको ये सब पहुँचा सकते हैं। तो ये दिनचर्या का हमारा प्रथम चरण हो गया, जहाँ से हमने रात को निद्रा के बाद सुबह उठ करके सर त्रिफला तो आयुर्वेदा में नित्य रसायन बताया गया है। त्रिफला इतना बेनिफिशियल है सबके लिए कि त्रिफला आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका जैसे बच्चों को थोड़ा आजकल फोन स्क्रीन यूज करने की वजह से आइज में इरिटेशन रहती है, बड़ों को भी रहती है, उनके रात को पानी पियो, उससे आइज होती है। वो पानी भी पियोगे तो वो भी आइज के लिए अच्छा है। दृष्टि से आपको
वॉश अपने करेंगे। उसको वॉश कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसको खाली सिंपल पानी में पानी भिगो को करके कपड़े से छान के अच्छे छान से करके। कि उसमें कोई पार्टिकल ना बचे, देन उससे आप अपना आईज वॉश कर सकते हैं। दूसरा ये पानी भी रात का जो भिगा हुआ है उसी की बात कर जी रहे हैं जी आप? जी, रात को जी। भिगो के 8-10 घंटे उसको, देन उससे सुबह उसको आप करें। पी भी सकते पी हैं, सकते हैं, प्रयोग भी कर वॉश- सकते हैं, वॉशिंग के लिए भी और कर सकते हैं। आंखें भी साफ कर जी, सकते हैं अपनी। जी और बच्चों के लिए ये है कि जैसे बच्चों को नहीं होता कि क्या करें, उनको तो जबरदस्ती ये सब करवाना पड़ता है हमें कि थोड़ा बहुत उनको भी दे दें। त्रिफला का तो मैं ये बता रही थी आपको कि त्रिफला तो इतना अच्छा बेनिफिशियल है हमारा कि वो नेचुरल त्रिदोष शामक होता है। जैसे वात पित्त कफ तीनों दोष होते हैं बॉडी में, वो डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमारी बीमारियां बनती हैं। तो तीनों दोषों को रेगुलेट करने के लिए त्रिफला यूज किया जाता है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, त्रिफला हर कोई ले सकता है, वो किसी को ये नहीं होगा कि सूट नहीं कर रहा है। तो इजीली अवेलेबल होता है, आप घर पे भी बना सकते हो। हरड़ बेहड़ा आंवला 3 चीजें डलती हैं उसमें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब 3 चीजें तो बता रहे हैं, इनका मिश्रण जो है वो पाउडर होना चाहिए पाउडर या साबुत होना चाहिए? पाउडर फॉर्म पाउडर फॉर्म के पाउडर अंदर फॉर्म में थोड़ा, अगर भिगोने के लिए हमें यूज करना तो मोटा दरदरा रख सकते हैं हम उसको, पाउडर को, ताकि उसका रस अच्छे से आ जाए। तो आइस के लिए थोड़ा फाइन पाउडर। त्रिफला के साथ साथ आपने 2 आइटम और बताई थी। नहीं, त्रिफला नहीं आती है ना, त्रिफला में 3 फल, 3 फल। हरड़ बहेड़ा आंवला, ओके। ये तीनों चीजें मिला के ये त्रिफला बनती है। ओके। तो ये ले सकते हैं। बाकी मैदे वाले प्रोडक्ट्स के लिए तो मैं सबको कहूँगी, घर में पूरियाँ बन रही हैं वो भी आटे की बनाएं। आप बिस्किट खा रहे हैं वो भी आटे से, घर पे ही बनवा के देन वो खिलाए जाए बच्चे को। क्योंकि आजकल जो हमारी गर्ल्स होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनमें जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उनमें पीसीओडी की समस्या बहुत देखने को आ रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। छोटी उसका बच्चियों को कारण, दिक्कत होने लगती है। हाँ, छोटी से लेके बड़ियों तक। लेकिन जो छोटी होती है इन द सेंस कि 13 साल से जब शुरू ही होती है उनकी मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, तभी शुरू हो जाता है। वो पीसीओडी की समस्या इतनी ज्यादा देखने को मिलती है आज की ओपीडी में हमें, कि उसका सिर्फ एक कारण है, आपका वर्कआउट ना होना, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दूसरा है आपका ये खान पान। खान पान क्या है? मैदे वाले प्रोडक्ट्स। उनके आप सिर्फ मैदे वाले प्रोडक्ट्स बंद कर दो, क्योंकि बच्चों को इजीली अवेलेबल होता है समोसे, पिज्जा, बर्गर, हर चीज में मैदा डल रहा है। उनको सिर्फ वो बंद कर दो और वर्कआउट कराओ। आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती अर्ली स्टेजेस में। जी, तो जी। खान पान तो इतना ज्यादा मतलब जरूरी है हर किसी के लिए कि सोच सोच के नाप तोल के खाना चाहिए, और शांत आहार से ग्रहण करें, विरुद्ध आहार ना खाएं। मौसम के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मौसम के अनुसार खाया जाए। जैसे आपकी पिछले वाली उसमें डॉक्टर संविदा ने बहुत अच्छे से बताया कि मौसम के अनुसार हमें, अभी जैसे वर्षा ऋतु आने वाली है, वर्षा ऋतु में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, दही नहीं सेवन करनी चाहिए, खट्टी चीजें, बाहर की खुली खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये इसमें अभी एक आपने बहुत अच्छी बात की, एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा इसमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे खाने के साथ सैलेड खाते हैं लोग, जी, जी। तो सैलेड में कुछ चीजें जो है वो मना की जाती है। स्पेशली बोला जाता है कि खीरा जो है वो शाम के समय खाने नहीं। के साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं, या हाँ। कुछ चीजें और भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं सैलेड में ये नहीं खाना चाहिए। ये तो है ये। वो कितनी मात्रा में, कैसे, क्या, किस वक्त खाना चाहिए? देखिए, जो सैलेड होता है ना, सैलेड को वैसे तो कोशिश करो खाने से पहले खाया जाए। खाने के साथ अब खाना सिर्फ खाना ही खाया दिन के समय खाया जाए। दिन के समय खाया जाए, खाने से पहले खाया जाए। जैसे आपको लंच करना है, लंच से 1-1.5 घंटा पहले खा लो, पेट भर के सैलेड खा लो, कोई इशू नहीं। आप खाने को खाने की तरह ही खाओ, बस उतना ही खाओ। ये सबसे बड़ा वो रहता है हम लोगों में कि हम खाने के बाद मीठा खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हमें खाने से पहले हल्का सा मधुर रस सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी अंदर की डाइजेशन वो इंक्रीज हो जाए, और फिर हम खाना खाएं। देन हमारा लीवर जो है, जो अंदर के ऑर्गन्स, दूसरे अंग हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो जी जी, दूसरा फाइबर उनको मिल जाता है। हाँ जी, सैलेड पहले खाना चाहिए। और हमारा मधुर रस है वो, चाहे प्लेट में जैसे खाने में परोस के दिया जाता है कहीं कि हलवा डाल के रख दिया पहले, तो हम लोग पहले सारा खाना खत्म करके देन वो हलवा खाते हैं बाद में। आइडियली पहले उसको खत्म करो, देन वो खाना खाओ, तब आपको देखो आप डाइजेशन का कितना डिफरेंस महसूस होगा। सबसे बड़ी बात ये हो रही है आजकल की, खाना हम लोग लेट खा रहे हैं, टाइम से नहीं खा रहे। पहली बात तो जो रात का डिनर है वो इतना लेट हो रहा है। पुराने टाइम में जो
खाना खाया जाता था सनरेज जब होती थी तभी खाया जाता था, कि जल्दी जब तक सूर्य भगवान है तब तक अपना भोजन ग्रहण शाम का करो भोजन शाम है। का, और उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अन्न ग्रहण करना। आप वो ही करके देखिए एक हफ्ते के लिए, आपको इतना डिफरेंस अपनी बॉडी में डाइजेशन का, ब्लॉटिंग जो रहती है, गैस रहती है, इतना डिफरेंस फील होगा कि मैं आपको समझ सकती कि आप 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे खाया, उसके बाद कुछ मत खाइए। वो तो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है कि भूख लगती है जी, ये होता है वो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क ले सकते हो फिर बाद में, नाइट में मिल्क का बताया गया। ऐसे ही 3 चीज़ें, जैसे सुबह के टाइम जूस, दोपहर को लस्सी का टाइम होता है और रात को दूध का टाइम होता है, तीनों चीज़ें इस तरह से लेनी चाहिए। सुबह डॉक्टर साहब फिर वही पहले वाले पॉइंट पे आ रहे हैं हम। सुबह जैसे आपने बताया कि रात को पानी में आप अजवाइन भिगो लें, त्रिफला भिगो लें, या अन्य जो प्रकार के दूसरी जो आइटम्स बताई हैं आपने, ये चीजें अलग अलग भिगोने वालों को अलग अलग तासीर का जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग कोई डायबिटीज का है, जी। कोई किसी और बीमारी का है, तो उसके बाद उनको व्यायाम या थोड़ी सैर करनी चाहिए, स्वस्थ है तो किस तरह के उसको व्यायाम करने चाहिए? देखिए वैसे तो शरीर के हमारी कैपेसिटी के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। सैर ऐसी चीज है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ घुटने जिनके बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती वॉक, लेकिन अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जैसे वो भद्रासन, बटरफ्लाई, रामदेव जी ने इतना प्रमोट किया था बटरफ्लाई आसन, वो कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं किया जाता तो योग ऋषियों में तो हमारे बहुत पुरातन काल में देन है वो। जी। लेकिन यहाँ इनके अभी जो किसी भी ट्रेनर को आप पकड़ लें, सरकार ने सुविधा दे रखी है, तो वो उस प्रशिक्षित के पास जाए, वहाँ अपना उनके अंडर जो है वो जा करके उसका व्यायाम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिए बच्चों को ना, स्पेशली मैं बच्चों के लिए बोलती हूँ, कोई भी पेशेंट बच्चे लेके आते हैं तो मैं उनके लिए स्पेशली बोलती हूँ, कुछ भी नहीं सिखाया गया तो सूर्य नमस्कार हर बच्चा बड़ी इजीली सीख लेते हैं। तो आप उनको सूर्य नमस्कार सिखाइए, उसी में ही हमारे 12 क्रियाएं कवर हो जाती हैं, उससे आपकी डाइजेशन भी, बच्चे की हाइट भी, बच्चे के हम लोग भी कुछ भी नहीं कर पाए तो सूर्य नमस्कार के 2-3 राउंड लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपकी डाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अब हमारे जैसे लीवर वगैरह थोड़ा सा एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, वो सबसे ज़्यादा डाइजेशन में उसका रोल रहता है, तो उसको हम उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते कि इवन के वो डिटॉक्सिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है लीवर का हमारे। तो लीवर के लिए ना कुछ स्पेशली हमारे आयुर्वेदा में कुछ खाने चीज़ें बताई गई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि लहसुन की 1 कली आप डेली खा सकते हैं, वो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा डेली, मतलब आपके रक्त का शोधन करेगा। ये रक्त जो आपने बताया लहसुन की कली खाने के लिए, इसको रात को भिगो के रखना है या सूखी सिंगल कली? अच्छा, वो छील के ताजा छील करके अगर ऐसे खा सकते हो ठीक है, नहीं खा सकते तो एज चटनी की फॉर्म में खा लो या किसी खाने में स्पेसिफिकली डाल के खा लो। ऐसे खाया तो वो थोड़े दिन लगता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपके नॉर्मलाइज करेगा, वो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, वो बहुत सारे काम करता है। और एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, वो भी हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की काम करती है, क्योंकि लीवर अगर डिस्टर्ब हुआ डाइजेशन तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। हमारी स्किन की बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, क्या कहते हैं ना कि लीवर पे गर्मी होगी, इस वजह से हमारे चकत्ते पड़ गए, ये हो गया वो हो गया। लीवर की गर्मी की वजह से ही हमारा पित्त डिस्टर्ब हो जाता है, पित्त डिस्टर्ब होने से फिर हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसलिए घुमा फिरा के लीवर तो हमारा बहुत स्वस्थ रहना उसका बहुत ज़रूरी है। उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा मतलब जो हमसे बन करता है वो एफर्ट्स करने चाहिए। जैसे कि ये मैंने लहसुन वाली बात बताई आपको, वो ले सकते हैं। करेला जैसे अवेलेबल है अभी, करेले का हल्का सा जूस, ये चीज़ें डायबिटीज में भी आपकी हेल्प करेंगे, बाकी बीमारियों में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करेंगे। लीवर से शुरुआत करेंगे कि वहाँ से आपकी शोधन होना शुरू होगा, तो फिर कर सकते हैं हम इस पर। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी एक शुरुआत में कहा था कि ऋतु के अनुसार ही खाना चाहिए, जैसे पहले डॉक्टर सुमेधा ने भी उसका जिक्र किया, आज आप भी कर रही हैं। तो मौसम के अनुसार मान लीजिए अमरूद आ गया है, खुरमानी आ गई है, आड़ू आ गया है, ये चीकू है, और चीकू तो शायद आजकल 12 मास ही मिलने लग गया। जामुन है, अभी भी जो है वो साल में शायद एक बार ही मिलता है।
और जामुन खाने के जो है एक अलग जो है उसमें गुण है, शायद आप जी, ज्यादा हाँ, बेटर जी, बता वो सकते हैं। डायबिटिक्स के लिए भी बहुत और अच्छा होता है वैसे। अक्सर जब हम खाना खाते हैं या कोई चीज या बातचीत कर रही या कहीं मान लो हम किसी हेयर सैलून पर गए हैं, तो कई बार क्या बाल वो मुंह में चलेगी या कहीं अचानक कंघी करते हुए ज्यादा बाल चला गया अंदर, तो तकरीबन हर इंसान के मुंह में ऐसे न कैसे छोटा मोटा बाल चला जाता है, वो अंदर जाके कहीं ना कहीं बैठ जाता है, ढक जाता है। तो उसमें सुना है कि वो आप लोग रिकमेंड करते हैं कि जामुन जरूर खाना चाहिए या कुछ और फल कुछ जी हाँ, वही बताइए, वो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी देखिए वो वैसे तो वो जमता नहीं है, वो निकल जाएगा किसी न किसी तरह से। आप वाटर इनटेक करोगे तब भी वो शॉर्ट हो जाएगा, जामुन लेने से भी हो जाएगा। वही वही बात मैं कह रही थी आपको कि जो डिटॉक्सिफाई करने वाली चीजें, आप ये टमाटो भी लोगे आप, अब थोड़ा सा यही पे आती मैं कि स्टोन वाले पेशेंट्स को फिर वो टमाटर अवॉइडेड होता है। तो हर पेशेंट टू पेशेंट हर चीज हमारी बताएगी, थोड़ा सा वरी करती है कि आप अब मैं बोल दूँ सबको कि टमाटर लेना शुरू कर दो, तो जो ऑलरेडी किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो वो भी आपका डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर को करेगा, तो फिर वो निकालेगा। और दूसरी चीज इसके लिए वो भी रहती है जो हमारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है, लाइक ब्रोकली और वो पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये तीनों भी इसके लिए मतलब शोधन करने के लिए, तरह से सफाई करने के लिए बॉडी से वो ठीक रहती है इसमें। डॉक्टर साहब एक चीज जो है आपके आयुर्वेद में बताया जाता है, बहुत सारे उसमें लिखा हुआ जैसे ग्रंथ में बहुत सारी जो रसोई में से ही चीजें निकलती हैं, लेकिन आप उसके लिए भी वो मना करते हैं क्योंकि हर पेशेंट के ऊपर वो चीज सूट नहीं करती या वो मौसम के अकॉर्डिंगली सूट नहीं कर रही, किसी के तासीर ठंडी है, किसी की गर्म है। एक आमतौर पर कुछ लोगों को खासकर जो ये जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है जी जी, तो इसमें उनको मूत्राशय में जो है कोई दिक्कत उनको पेट में उनके आ जाती या वो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आती, तो आप लोग जो स्वीट कॉर्न की छल्ली जिसे हम बोलते हैं, भुट्टा भी बोल देते हैं, तो उसके बाल जो होते हैं अंदर छिलका उतारने के बाद, तो उनको बॉइल करके उनका पानी पीने के लिए भी आप रिकमेंड करते हैं। वो भी तो और थोड़ा सा बताइए। हाँ वो भी, और उससे भी बेटर रहता है व्हीट ग्रास का। हल्का सा गेहूं लिया, अपनी क्यारी में डाला, उसका वो जूस निकाला, आप देखोगे आपका जो प्रोस्टेट का पीएसए लेवल होता है वो भी डाउन आ जाता है उससे। जो पोस्टेट के जो पेशेंट हैं, जी मतलब वो वॉश आउट करने के लिए, लाइक जैसे यहाँ जब जाओगे आप किसी भी जूस वाला खड़ा हो तो 30 रुपए का खिलाते हैं, आपको इतना सा निकालना है, इतना सा भी सफिशिएंट होता है वो, मतलब 10-15 ml भी आप डेली लेंगे तो उसके आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे इसमें, वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को शोधन करने के लिए। बाकी मैं तो आपको और भी बताना चाहती थी कि जैसे हमारे यहाँ पे पंचकर्मा होता है, तो पंचकर्मा की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि पंचकर्मा क्या होता है। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत अच्छे से पता होता है कि बॉडी को का डिटॉक्सिफाई करने के लिए, शोधन करने के लिए, पंचकर्मा कराने के लिए लोग वहाँ पे 6-6 महीने 3-3 महीने रहकर वो करवा के आते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं पता होने की वजह से यहाँ बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं पेशेंट्स। हाँ, बहुत सारे लोग ऋषिकेश या कहीं और दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ वो पे सुविधा भी लेते हैं, उसके बाद और यहाँ तो गवर्नमेंट ने इतने मिनिमल चार्जेस में हमें ये सुविधा दी हुई है। सिविल हॉस्पिटल सिटी में भी, सिविल हॉस्पिटल कैंट में, हमारा जिला में है। हाँ, 3 सेंटर्स हैं हमारे पास पंचकर्मा सेंटर्स। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है तो अपने आप का शोधन जरूर कराएं। ये लोग स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी की कोई बीमारी लगी है तभी हमें लीवर के लिए जैसे कुछ शोधन कराना है, तो नॉर्मल लोग भी करवा सकते हैं। जैसे स्ट्रेस सबको है तो यहाँ शिरोधारा होती है तो शिरोधारा करा सकते हैं, वो किसी भी ऑयल से हम पेशेंट को देख के फिर वो शिरोधारा कराते हैं। पंचकर्मा में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ आपको कि वो 5 कर्माज होते हैं। ऐसे आप देखिए छोटा सा प्रोसीजर ही है, एक ही नाम आपने अभी तो देखा है इसमें से, नस्य। नस्य क्या होता है कि नाक के द्वारा मेडिसिन को, ऑयल्स को अंदर डालना, तो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है। प्रॉपर थेरेपिस्ट है हमारे पास, वो लोग मसाज को स्टीम करके देन ये कोई भी जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन होती है वो डालते हैं। तो उसमें इतनी सारी बीमारियां कवर हो जाती है, इतनी तो ये लिखी भी नहीं गई जितनी हो जाती है कि हमारी उधर जत्रुगत मतलब
ये जो हमारी क्लेविकल बोन है, इससे ऊपर तो हमारा सब कुछ आ जाता है, हमारा ब्रेन, हमारा फेस, हमारा सब कुछ आ जाता है, जो नीचे पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो इस छोटी सी चीज से देखिए, यहाँ नहीं भी आया गया तो आप हल्का सा डेली सरसों का तेल भी नाक में डालेंगे ना, उससे भी काफी बेनिफिट मिलेगा। वो भी एक तरह का नस्सा ही माना जाता है। लेके ड्रॉप एक रात को नसे नाक में खींच लें तो उससे भी हमारा वो नस्से का ही एक पार्ट आ जाता है कि वो चलो थोड़ा नॉर्मल लेवल पे हो गया तो हर कोई कर सकता है घर में। उसके लिए जिससे नशे की प्रक्रिया हाँ, इसका एक पार्ट हो जाता है। और इसके अलावा बाकी इसके अलावा वमन होता है। वमन मीन्स वो 15-20 दिन का प्रोसीजर होता है। उसमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो दोष होते हैं हमारे डिस्टर्ब हुए, उनको वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना। विरेचन होता है लूज मोशंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना, सेकंड प्रोसीजर हो गया। थर्ड कर्म होता है हमारा बस्ती मीन्स मेडिकेटेड एनीमा, जिसमें काढ़ा या तेल अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं वहाँ पे। देन पेशेंट को उसका मेडिकेटेड एनीमा दिया जाता है। उससे हमारे जो स्पाइन से रिलेटेड बैक एक से रिलेटेड बहुत सारे और टॉक्सिक है वो रिमूव कराए जाते हैं। फिर आता है हमारा ये नस है, ये मैंने बताई दिया आपको कि नाक के थ्रू मेडिसिन देके देन ऊपर बॉडी के ऊपर के पार्ट से इस तरह से दोषों को बाहर निकालना, ब्रेन से निकालना। और हेडेक में जो माइग्रेन के इश्यूज होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। उनके और जो साइनस की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए नस है। और इसके साथ साथ एक शिरोधारा है हमारा। शिरोधारा में जो बताते हैं आपको, लेटा के 1 घंटा वो यहाँ पे धारा गिराते हैं प्रॉपर मेडिकेटेड ऑयल से या लस्सी से या किसी भी मतलब काढ़े से वो की जाती है। वो पेशेंट की प्रकृति वगैरह देख के वो कराते हैं। उससे और इस दोनों बहुत बेनिफिट मिलता है। आपके माइग्रेन वाले जो पेशेंट्स होते हैं 100% ठीक होते हैं वो 100% का। फिर वही घुमा फिरा के बात आ जाती है हमारे खान पान पे। हमारा सबसे पहला जरूरी होता है निदान परिवर्तन। जो कारण है उनको दूर करना, वो हम घर से ही करेंगे, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा आपका सब कुछ कर देंगे, आपकी बीमारी को भी काफी हद तक ठीक कर देंगे। लेकिन अब फिर से वही लाइफस्टाइल अपनाओगे, फिर से वही मैदे वाले प्रोडक्ट्स खाओगे, फिर से वही आप स्ट्रेस लोगे, वो आपको लेनी है। सावधानियां खुद करके फिर ये कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा से बदलाव करके अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लाना होगा। उसके बाद फिर ये तो आपको रामबाण होता है। फिर मतलब दवाइयाँ तो बहुत धीरे करके 15 दिन में 20 दिन में, एलोपैथिक में आप स्टीरॉइड्स लेते रहो। हमारे यहाँ पे भी 15-20 दिन में काफी हद तक हो जाता है। लेकिन ये आपको 1 वीक की सिटिंग से काफी फर्क पड़ जाता है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। दूसरा वो जो एक करते हैं हम यहाँ पे रक्त मोक्षण, मतलब बॉडी से कि जो ब्लड इम्प्योरीफाइड ब्लड को निकालना, वो जोंक से करते हैं या फिर सीरा वेद करके जोंक लगा के देन जोंक जो जहाँ से खराब ब्लड है उसको निकाल लेती है। वो स्किन के डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं कि स्किन का कोई इशू होता है तो उसमें जोंक लगा के देन निकाल देते हैं ब्लड। और दूसरा जो वेरिकोज वेन्स हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उसके कि तो कई पेशेंट के हाथ खड़े हो जाते हैं कि सर्जरी के अलावा कुछ और वेरिकोज में जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो कई बहुत सारे जो है वो उसका ट्रीटमेंट काफी पेशेंट देखते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन ये इस बीमारी का जो है वो कहते हैं वेरिकोज का जो कोई ट्रीटमेंट अल्टीमेटली वो नहीं होता। जिनका ना स्टैंडिंग काम रहता है, लाइक लेक्चरर्स होते हैं पूरा दिन खड़े हैं या कोई इस तरह से सिटिंग नहीं है कि पैर लटका के बैठे रहना, तो उनको थोड़ा सा फ्लो नीचे आके बैक फ्लो बंद हो जाता है लेग्स का। तो इसलिए वो फिर वही बात आ जाती है, व्यायाम तो फिर जरूरी हो जाता है कि लेग रेज रखनी है, थोड़ी देर के लिए करो, चाहे आप कि वॉल के साथ लगा के वो शुरू करो। अब में तो स्टॉकिंग्स वगैरह यूज करते हैं। अब वो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम लोग वहाँ पे झोंक लगाते हैं, झोंक को फ्लो बढ़ा देती है उस एरिया का, देन वो काफी देर तक कुछ जरूरत लेकिन एलोपैथी से बेहतरीन रहता है और आप इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। जी 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 डॉक्टर, ये बैठने की जो बात अभी आपने वेरिकोज की भी बात की है, अभी जो हमारी बैकबोन में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है सिटिंग की वजह। बहुत सारे लोगों की आजकल आदत बन गई है, वो अपना मोबाइल भी साथ ही बाथरूम में, टॉयलेट में, वॉशरूम में ले जाते हैं और बैठ के वो वही देखते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को आदत होती है या अखबार लेकर के बैठे रहेंगे, तो उस पर भी कोई ज्यादा बैठने से कोई बैठने से हमारे डिस्क इश्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो ये सर्वाइकल का
इशू होना शुरू हो गया कि मोबाइल लेके हम लोगों की पोस्चर ये हो गया कि जो सर्वाइकल के इशू ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बैक का तो एक तो पहले से सिटिंग का रहता है, सिटिंग का काम है, ऊपर का मोबाइल की वजह से आप उस पोस्चर को हिला भी नहीं पा रहे हो, आप उसी में बैठे बैठे ही पता नहीं कितना वो चल गया। तो वॉशरूम में वो यूज नहीं करना वो चाहिए, बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, उससे अदरवाइज पकड़ भी के यूज जाना करें तो चाहिए। उसका एटलीस्ट मोबाइल का लेवल इतना इतना हो कि आपकी ये यहाँ से पोस्चर हमारा डिस्टर्ब ना हो, हमारा सिटिंग का पोस्चर डिस्टर्ब ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी, तो आज का मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम आपको दोबारा फिर से डॉक्टर निताशा भारद्वाज से दोबारा मिलवाएंगे। अगर आपके कोई विशेष प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे हमारे इसी लिंक पर जा करके इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। हम फिर डॉक्टर साहब से वो सवाल लेकर के, इनसे जवाब लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।